नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। उत्तर प्रदेश के घोसी में जो उपचुनाव के परिणाम आए, उसके बाद से तीन मामलों में बहस चल रही है। एक मायावती, दूसरा मुख्तार और तीसरा ईवीएम। यह तीनों मसले किस तरह से घोसी उपचुनाव से जुड़े हैं और किस तरह से इंडिया गठबंधन के लिए यह नया इशारा है। और तीसरी बात कि यह उपचुनाव जो खासकर घोसी का परिणाम है, वह किस तरह बताता है कि ईवीएम का पहलू भी जीत के बावजूद समर्थकों में एक सवाल बना हुआ है। आज बात इन्हीं तीनों मसलों पर करेंगे कि घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी सुधाकर सिंह की जीत के बाद मुख्तार अंसारी, मायावती और ईवीएम को लेकर समर्थकों में क्यों बात हो। जो मैं बात आपसे आज करने जा रहा हूं, यह विरोधियों की बात नहीं, बल्कि यह बातचीत समर्थकों की है, उनके विश्लेषण आ रहे हैं, उसी पर आज की बातचीत। पहली बातचीत की शुरुआत मायावती से। आप सबको यह पता होगा कि घोसी उपचुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने 26 मंत्री, 60 विधायक और जाति के हिसाब से अलग अलग उप मुख्यमंत्री और नेता लगाए थे, उसको देखते हुए यह चुनाव माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जीतने के करीब है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत बड़ी हार। आमतौर पर ऐसी हारें जो विधानसभा के सामान्य चुनाव होते हैं उसमें भी नहीं होती। 43,000 वोट से योगी आदित्यनाथ के नेता दारा सिंह चौहान, जो कि उसी सीट से सिटिंग एमएलए रहे हैं और उम्मीद थी कि यहां जीत के बाद उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है, वह 43,000 वोटों से हार चुके। उनके हारने में मायावती के रोल की चर्चा हुई। बसपा प्रमुख मायावती के बारे में यह कहा जा रहा है कि अगर उन्होंने अपना कैंडिडेट नहीं दिया तो यह एक तरह का मौन समर्थन था उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की। यह बात थोड़ी बहुत विरोधियों की तरफ से, लेकिन यह बात समर्थक विश्लेषकों की तरफ से भी कही जा रही है कि अगर मायावती ने अपना कैंडिडेट दे दिया होता तो शायद यह सीन नहीं होता। आबादी के हिसाब से भी घोसी विधानसभा को देखें तो मुस्लिम वोटर, पिछड़ी जाति के वोटर और उसी के मुकाबले दलित वोटरों की भी संख्या अगर 25-25% में बांटें तो अकेले 25% दलित वोटरों की आबादी। इसलिए मायावती का यह कहना कि हम वहां से उपचुनाव में कैंडिडेट नहीं देंगे, बाद में उनका यह कहना कि हमारे कैंडिडेट नोटा को वोट दें, यह अपने आप में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट सुधाकर सिंह के लिए एक बड़ी नेमत साबित। यह इस रूप में भी साबित हुई कि वोटरों का एक बड़ा प्रतिशत जो सरकार से नाराज है, लेकिन अपने राजनीतिक नेतृत्व की तरफ आंख उठाए देखता है कि वह क्या कह रही है। ऐसे में चूंकि मायावती चुप नहीं रही और कैंडिडेट भी नहीं दिया, इससे यह एक चीज क्लियर हुई कि वह चाहे अनचाहे उनका वोट बैंक, वोटरों की एक बड़ी संख्या जो नाराज वोटर है, जो गरीब है, मजदूर है, परेशान हाल है, कर्जों में डूबा हुआ है, बेरोजगार सबसे ज्यादा उनके घरों में है और महानगरों में भी जाकर सबसे ज्यादा दुर्दशा वही झेल रहे हैं। इस सरकार की नीतियों को सबसे ज्यादा वही प्रताड़ित हो रहे हैं। तो वो वोटर मायावती का जो है छिटक कर जाकर सपा के वोटर के रूप में तब्दील हुआ है। दूसरी बात मुख्तार अंसारी की। मुख्तार अंसारी का भी बड़ा रोल है। मुख्तार अंसारी जेल में है, लेकिन चूंकि घोसी, मऊ अगल बगल की विधानसभाएं हैं, मऊ जिले की ही विधानसभा है घोसी, मऊ में मुख्तार अंसारी का एक बड़ा वरदहस्त है। जेल में जाने के बावजूद भी जनता के बीच उनकी जो छवि है, खासकर अपने धर्म में, वह एक रॉबिन हुड की रही है, वह अभी भी कायम है। खासकर जब वह जेल में है तो जो उनके समर्थक मुस्लिम वोटर हैं, वह मान के चलते हैं कि उनको मुसलमान होने की वजह से फंसाया गया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के पक्ष में खुले तौर पर तो नहीं, लेकिन जिस तरह से मुख्तार ने इशारा किया अपने लोगों के जरिए जनता के बीच में, उसका भी एक बड़ा फायदा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह को मिला है। यह दोनों बात, मतलब मुस्लिम और दलित, यह दो महत्वपूर्ण पिलर हैं उत्तर प्रदेश में, जहां समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन
को वोट शेयरिंग मिल सकती है और मिलती रही है। इसी पर ध्यान देने की जरूरत है कि अगर अखिलेश यादव यह कहते हैं कि पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की एक जुगलबंदी होगी जिसके आधार पर 2024 के 80 लोकसभा सीटों के मैदान में वह उतरेंगे, तो जाहिर तौर पर इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन त्रासदी यही हो रही, इसीलिए समर्थक इस विश्लेषण को कर रहे हैं कि अगर 2024 में मायावती इंडिया गठबंधन के साथ नहीं खड़ी होती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को मुकाबले में उसके खड़े हो पाना भी मुश्किल होगा। इस बात को समर्थक कह रहे हैं, नेताओं को यह बात समझनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस के बारे में यह जानकारी आ रही है कि वह लगातार कोशिश कर रही है कि मायावती इस इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो जाए, लेकिन जानकार यह बताते हैं कि जिस तरह से ईडी और सीबीआई की नकेल उन पर कसी गई है, वह भारतीय जनता पार्टी को अपना दुश्मन नहीं बनाएगी। और जानकार ये भी कहते हैं लखनऊ से कि उनको किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी। पिछला चुनाव 2019 आप सबको याद होगा कि अगर मायावती की वह उपस्थिति ही थी जहां की 66 सीटों तक ही भारतीय जनता पार्टी सीमित रह गई थी। अन्यथा अगर मायावती नहीं होती, और इस बार नहीं है, तो आप सीन देख सकते हैं। और जब मायावती साथ खड़ी हैं, तो आप सुधाकर सिंह जैसा परिणाम देख सकते हैं कि दारा सिंह चौहान जैसा व्यक्ति, जिसके बारे में ओम प्रकाश राजभर, पीली गमछी वाले चाचा, छाती ठोक के बोल रहे थे कि जीत जाएगा, वह परिणाम नहीं आया। ऐसा नहीं कि गमछी वाले चाचा ओम प्रकाश राजभर यूं ही बोल रहे, बल्कि उनकी राजनीतिक समझदारी यह कह रही, बहुतों की समझदारी यह कह रही। लेकिन मायावती का साइलेंट वोटर, जो बहुजन वोटर है बहुजन समाज पार्टी का, जिसमें दलित समाज का एक बड़ा हिस्सा है, वह चला गया बजाय कि नोटा पर वोट देने की, वो वहां वोट देकर आया। दूसरी बात मुख्तार अंसारी, यानी अगर इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में 2024 में कोई कमाल करना है, तो उनको सही मायने मुस्लिम और दलित मतदाता को ताकतपूर्वक अपने साथ सम्मिश्रण करना होगा। ऐसा नहीं कि हाशिए पर, ऐसा नहीं होगा कि मुस्लिम वोट तो चाहिए इंडिया गठबंधन को, लेकिन उत्तर प्रदेश में बड़ा मुस्लिम नेता नहीं चाहिए जनाधार वाला, उनको टोकन नेता चाहिए, कहीं से उठा लिया कहीं से बना दिया, ऐसा नेता नहीं चाहिए मुस्लिम समाज। मुस्लिम समाज को अंततः मुख्तार अंसारी जैसा नेता चाहिए, अंततः उसको आजम खान जैसे कद वाला नेता चाहिए, और तब जाकर उसकी एकता इंडिया गठबंधन के साथ नजर आए। और यही बात दलित वोटरों के साथ है कि अगर समय रहते, अभी जबकि समय चुनाव में लगभग 9 महीने के हैं, अगर चुनाव समय रहते पीडीए को सही मामले में अखिलेश यादव या इंडिया गठबंधन के दूसरे उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े भागीदार कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने सही मायने में मोहब्बत की दुकान नहीं सजाई, तो हो सकता है 2024 में वह परिणाम न आए। दलित और अल्पसंख्यक की एकता के बिना, साझेदारी के बिना उत्तर प्रदेश में जो परिणाम आएंगे लोकसभा में, वह 2019 से भी बुरे हो सकते हैं। इसलिए हर कीमत पर कोशिश करनी चाहिए कि मायावती, जो कि बहुजन समाज, दलितों के भले और दूसरे तमाम सारे मसलों पर स्टैंड लेती रही है, उनको साथ लेने की राजनीतिक तौर पर कोशिश होनी चाहिए, उनके पार्टी के लोगों को लेने की कोशिश होनी चाहिए। तभी जाकर इंडिया गठबंधन का सही मायने में कम से कम यूपी में कोई मतलब निकले। इसलिए दोस्तों, यह बात आप जिस भी पार्टी के समर्थक हो, गांठ बांध के सीख लीजिए, समझ लीजिए कि अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला है, तो वह कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और मायावती की बहुजन समाज पार्टी, इन तीनों के मेल से बनता है। अगर इसमें से बहुजन समाजवादी पार्टी नहीं आती है, तो यह बड़ी चुनौती होगी, और सुधाकर सिंह का यह परिणाम इस तरफ इशारा है। अब आइए आखिरी बात, ईवीएम। जीत के बावजूद सुधाकर सिंह के समर्थकों, समाजवादी पार्टी के समर्थकों, कांग्रेस समर्थकों, खासकर मुस्लिम समर्थकों का यह मानना है कि यह जो सुधाकर सिंह की जीत है, यह एक तरह की स्पॉन्सर्ड जीत,
उसकी वजह क्या है? ये कॉन्स्पिरेसी थियरी है। हो सकता है इसका कोई फैक्ट ना मिले, लेकिन उस भय को, उस डर को समझने की जरूरत है कि आखिरकार जीते हुए कैंडिडेट को देखने के बावजूद भी जो मतदाता है, जो दलित मतदाता है, जो गरीब मतदाता है, जो मुस्लिम मतदाता है, वह इस बात से ज्यादा खुश नहीं है कि सुधाकर सिंह उस चुनाव में जीत गए, बल्कि इस बात की आशंका से वह ज्यादा चिंतित है कि यह सिर्फ एक दिखावा है और असल खेल ईवीएम का 2024 में रचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यह एक तरह का वॉकओवर दिया है। इस पर भी सोचा जाना चाहिए। हमारा कहना है कि ईवीएम को लेकर अगर वोट देने वाली जनता इतनी सीरियस है, इतनी चिंतित है, तो नेताओं को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि कहीं सही में तो ऐसा नहीं है कि आप उपचुनाव जीत गए और जब 2024 में गए तो उसके बाद परिणाम कुछ और नजर आए और उसमें ईवीएम का भी एक रोल रहेगा। यानी मुस्लिम मतदाता, दलित मतदाता के अलावा ईवीएम भी एक बड़ा वोटर है जो आपकी तरफ वोट जाता है या नहीं जाता है, इसकी निर्णय में वह शामिल है। इसलिए यह बात ईवीएम, मायावती और मुस्लिम वोटर, इन तीनों के समुच्चय का जो सबसे बड़ा परिणाम है वह सुधाकर सिंह का है और आशंकाओं के साथ ईवीएम का सवाल बना हुआ है। हालांकि ईवीएम के जो लोग जानकार हैं वह लगातार जनज्वार पर बात करते हैं। हमने दर्जनों बातें की हैं ईवीएम पर, उनके संदेहों पर। उनका यह कहना है कि ईवीएम कुछ हद तक टेम्पर होती हैं, की जा सकती हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर नहीं की जा सकती। इसलिए वोटरों को चाहिए कि वह ईवीएम के प्रतिरोध में अपने वोट का प्रतिशत बढ़ाएं, अपनी सक्रियता बढ़ाएं, अपने बूथ मैनेजमेंट को ताकतवर करें। यही ईवीएम के टेम्पर होने का जवाब है। इसके अलावा अब तक चुनावी पार्टियां या किसी भी तरह की संस्था ने कोई उपाय नहीं सोचा है। तो दोस्तों, आज की बातचीत मायावती, मुख्तार और ईवीएम पर थी। हमने समझाने और आपको बताने की कोशिश की कि यह जो आपको दृश्य दिखाई दे रहा है इंडिया गठबंधन की जीत का, घोसी में सुधाकर सिंह के नाम का, उस पर खुशियां भी हैं, चुनौतियां भी हैं और आशंकाएं भी। इसके साथ अगर इंडिया गठबंधन का वोटर खड़ा है तो जाहिर तौर पर सत्ता परिवर्तन सुनिश्चित है, अन्यथा तो जो है सो रहेगा। जनज्वार, जनता की मीडिया।